दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 6 सितंबर 2023 जन्माष्टमी वाले दिन उत्तराखंड ARO 2023 के लिए तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को एक बहुत खुशखबरी दी है। और उन्होंने बताया है कि 8 तारीख को इसका नोटिफिकेशन और आवेदन प्रारंभ होने की तिथि उनकी वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। और ये भी बताया है कि इसमें 137 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। और इसकी जो एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट है दोस्तों, वो दिसंबर के महीने में। जैसा कि अगर इस साल ARO एग्ज़ाम की बात करें तो इस साल अगर बात करें तो 150 क्वेश्चन आने हैं एग्ज़ाम में। और अगर बात करें जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आने हैं दोस्तों। और जो इस बार प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो मैथ और रीजनिंग आपने पढ़नी ही पड़ेगी दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों जिसकी मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रहती है वो तो आराम से कवर कर लेता है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता है। लेकिन अगर जिसका मैथ और रीजनिंग का पार्ट थोड़ा कमज़ोर है दोस्तों, उसके लिए थोड़ा इस साल मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैंने ये खबर सुनी, मैंने तुरंत जो प्रीवियस ईयर पेपर था 2021 का ARO का, उस पेपर में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे और मैथ के क्वेश्चन आए थे, मैंने उसके लिए वीडियो बनाई है। मैथ के क्वेश्चन की वीडियो मैं कल बना चुका हूँ और आज मैंने तुरंत इसके लिए रीजनिंग की वीडियो बनाई है। और रीजनिंग में जो प्रीवियस ईयर के 23 क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इस वीडियो में अपलोड किए हैं दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को देखिए, वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और आगे की तैयारी कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आने हैं। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं रीजनिंग का। तो दोस्तों रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि आपका कैलेंडर चैप्टर से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 17 दिसंबर 2002 को सैटरडे, यानी कि 17 दिसंबर 2002 को आपका कौन सा दिन है? सैटरडे है, ठीक है, शनिवार है। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द डे ऑन 22 दिसंबर 2004। तो क्वेश्चन कह रहा है 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन है। अगर हम बात करें कैलेंडर चैप्टर की, अगर हम उसी दिन में एक साल आगे करते हैं, उसी डेट में या उसी दिन में एक साल आगे करते हैं तो एक दिन आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर 17 दिसंबर 2002 से 17 दिसंबर 2003 में अगर हम जंप करना चाहेंगे तो यहाँ पे एक साल में एक दिन जो है वो बढ़ जाता है, एक दिन ऐड हो जाता है। तो वैसे ही अब 17 दिसंबर 2003 को हम पहुंच गए। अब हम अगर जाएंगे 17 दिसंबर 2004 को, तो एक साल में जाने में एक दिन बढ़ता है। लेकिन हम 2004 यानी कि एक लीप वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो लीप वर्ष में जो एक अतिरिक्त दिन होता है ना 29 फरवरी का, वो भी ऐड हो जाएगा। तो 2004 में अगर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे 2 दिन बढ़ जाएंगे, ठीक है, 2 दिन बढ़ जाएंगे। अब देखिए 17 दिसंबर 2004 से लेकिन हमें निकालना है 22 दिसंबर का। तो हम देख लेंगे 17 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच कितने दिनों का गैप है। तो कितने दिनों का गैप है? अब 17 दिसंबर 2004 तक हम पहुंच गए हैं। 17 दिसंबर से 22 दिसंबर का 5 दिनों का गैप है। तो 5 दिनों का गैप है तो +5 कर दिया। टोटल कितने दिनों का गैप आ गया यहाँ तक पहुँचने के लिए? हम देखते हैं। एक दिन यहाँ बढ़ा, 2 दिन यहाँ बढ़े, 5 दिन यहाँ बढ़े, टोटल कितने दिन बढ़ गए? 8, यानी कि 8 दिन बढ़ गए। अब 8 दिन में जो होता है एक हफ्ता, तो आपका ना वही दोबारा राउंड हो जाता है, यानी कि वही आपका घूम जाता है। तो अगर हम हफ्ते की डिवाइड देंगे तो एक दिन ये आगे हो जाएगा, यानी कि एक दिन आगे हो जाएगा। तो 17 दिसंबर को क्या था? शनिवार था, सैटरडे था। तो एक दिन प्लस हो जाएगा सैटरडे में। तो सैटरडे में एक दिन प्लस हो जाएगा अगर आपका, तो 22 दिसंबर को क्या दिन हो जाएगा हमारा? 22 दिसंबर 2000 को क्या दिन हो जाएगा आपका? संडे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका एग्जाम में, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका वो नंबर सीरीज से रिलेटेड है, नंबर सीरीज से रिलेटेड है, जिसमें हमें अगला जो क्वेश्चन है आपका वो आपका नंबर सीरीज से रिलेटेड है और उसमें हमें मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। यानी कि 3 ट्रायंगल दिए हुए हैं और उसके बीच में एक मिसिंग नंबर है, उसे हमें देखना है। सबसे पहले जब भी ट्रायंगल वाला केस आता है आप सबसे पहले उसकी जो आउटर साइड्स होती है ना उस पर ऑपरेशंस कीजिए। तो ट्राई करते हैं उसकी आउटर साइड्स पे इसकी
भारी भुजा 5 है, इसकी 6 है, इसकी 4 है, इन तीनों को जोड़ते हैं। इन तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है आपका 6 + 5 11 + 4 15। अब इसकी आउटर साइड्स को जोड़ते हैं। 7 + 6 कितना हो जाएगा आपका 13, 13 + 5 18। अब देखिए यहाँ पे 15 आ रहा, 15 अगर बीच वाली भुजा को देखें तो बीच में ये 15 जो है ये 12 से 3 ज़्यादा है, और ये 18 जो है 21 से 3 कम है, यानी कि एक में ज़्यादा हो रहा है एक में कम, यानी कुछ आउटपुट निकल के नहीं आया। अब दूसरा ट्राई करते हैं। पहले हमने ऐड करके देखा, अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं बाहर की साइड को। तो पहले इन तीनों को गुणा करते हैं, इसकी बाहरी भुजाओं को। तो गुणा करके देखते हैं, 5 × 6 × 4, 5 × 30, 3 × 12, कितना आ जाएगा आपका 120। अब दूसरे वाले की बाहरी भुजाओं को गुणा देखते हैं। 6 × 5 = 30, 3 × 7 = 21। तो 6 × 5 × 7 कर लेते हैं। 6 × 5 = 30, 3 × 7 = 21, 210। ठीक है, तो इसमें देखो अगर हम इस वाले को देखें तो इसकी तीनों भुजाओं को गुणा करने पर 120 आ रहा है, और बीच में क्या है 12 है, तो यहाँ पे से कुछ बन रहा है। इसकी भी तीनों भुजाओं को गुणा करके 210 आ रहा है, जबकि बीच में क्या है 21 है, तो ये बन रहा है। ऐसे ही तीसरे वाले त्रिभुज की भी तीनों भुजाओं को गुणा करते हैं। 9 × 8 × 10, यानी 9 × 8 = 72, और 72 × 10 720। जीरो रहने दो और फर्स्ट की 2 साइड ले लो, 2 नंबर ले लो, आपका कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो 72 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में भी वही कह रहा है, वो फाइंड दी मिसिंग नंबर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड दी मिसिंग नंबर। तो ये भी आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें एक सीरीज दे रखी है। देखो ये 1 8 27 64 कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। 8 27 64 125 ये भी जाने पहचाने लग रहे हैं। देखो अगर जान पहचान की बात करें तो जो 8 होता है ना, 8 ये घनमूल यानी कि क्यूब रूट होता है किसका 2 का होता है। 27 किसका होता है 3 का। 64 किसका होता है 4 का। और 1 किसका होता है 1 का। तो अगर इन सबको जोड़ के देखें, अगर बीच वाला नंबर आ रहा है तो उसका मतलब सीरीज ऐसे फॉलो होगी। तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 और 1 10, यानी कि 10 आ रहा है। अगले वाला भी अगर ये फॉलो करेगा इसका मतलब ये कंफर्म हो जाएगा। 27 किसका घनमूल होता है 27 3 का। 64 किसका होता है 4 का। 125 किसका होता है 5 का। 8 किसका होता है 2 का। अब सबको जोड़ते हैं। 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14, यानी कि 14 बन रहा है। तो मतलब ऐसे ही इसे भी सॉल्व करना है आपने। तो 64 किसका होता है आपका 4 का। 125 किसका होता है आपका 5 का। 216 किसका घनमूल होता है 6 का। और 27 किसका होता है आपका 3 का। तो सबको जोड़ देते हैं। 4 + 5 हो जाएगा आपका 9, 9 + 6 आपका कितना हो जाएगा 15, 15 + 3 कितना हो जाएगा आपका 18। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 18। काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आराम से सॉल्व करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका मिसिंग नंबर से ही रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 2 नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ भी 2 नंबर्स दे रखे हैं, और यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर ढूंढना है। सबसे पहले देखेंगे इन 2 नंबर में क्या कोई कॉमन चीज़ लग सकती है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में देखा करो, वर्गमूल और घनमूल के करीब तो नहीं है ये। हाँ, ये वर्गमूल और घनमूल के करीब है। ये घनमूल के करीब है किसके 4 के घनमूल के, यानी कि इसको लिख सकते हैं 64 + 4, 64 + 4 लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं 125 + 5, 125 + 5 इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 2 64 होता है ना, 64 ये होता है 4 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब + 4 बन रही है यहाँ पे सीरीज।
और यहाँ पे 125 जो होता है ये होता है 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब प्लस 5 सीरीज बन रही है, मतलब यहाँ पे बन रहा है 4 का क्यूब प्लस 4 और यहाँ पे 5 का क्यूब प्लस 5 बन रहा है। ऐसे ही यहाँ भी कोशिश करेंगे, 350 भी बन रहा होगा कुछ, तो 350 को अगर देखें 7 का क्यूब प्लस 7, 7 का क्यूब होता है कितना 343 प्लस 7, ठीक है। तो 7 का क्यूब प्लस 7, तो यहाँ पे 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, वैसे ही 6 का क्यूब प्लस 6 तीसरा होगा और 7 का क्यूब प्लस 7 चौथा होगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 222। तो 222 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इज गिवन, चूज अनदर सिमिलर ग्रुप ऑफ नंबर्स, यानी कि ऐसा ही कोई मैचिंग हमने ढूंढना है कि इसके जैसा ऑप्शन में कौन सा है। तो सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। देखो 32 और 24 के बीच कितने का डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है, और 24 और 8 के पीछे कितने का डिफरेंस है 16 का डिफरेंस है। यानी कि पहले दो नंबर्स के बीच में 8 का डिफरेंस और अगले दो नंबर्स के बीच में आपका 16 का डिफरेंस है। तो देखो क्या इनमें ऐसा डिफरेंस है, नहीं। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 4 का, और इन दोनों के बीच में 10 का, तो इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। फिर इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस, तो ये गलत हो गया। इन दोनों के बीच में देखो कितने का डिफरेंस है 8 का डिफरेंस, और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 16 का डिफरेंस, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी जो है, जो हमें सिमिलर ग्रुप ऑफ नंबर्स दे रखे हैं उससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन फाइंड द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द फॉलोइंग ग्रुप, यानी वो कह रहा है कि 4 नंबर दिए हैं उनमें से कौन सा अलग है ये बताइए। तो बिल्कुल आसान सा है, तो कोशिश करते हैं देखने की। देखो इतने बड़े बड़े नंबर्स में ना ज़्यादा नहीं सोचना, छोटा मोटा सोचना है, यानी कि अंकों को जोड़ के, अंकों को घटा के, अंकों को गुणा करके, इस टाइप से सोचना है। तो अगर मैं देखूं तो मेरी नज़र पड़ रही है इसमें देखो ये 2 + 7 + 0 करते हैं तो ये 9 आ रहा है। तो अगर देखूं 2 + 7 + 0 बराबर ये लास्ट वाला अंक आ रहा है कितना 9, यानी कि फर्स्ट के 3 अंकों को जोड़ता हूं तो लास्ट का अंक आ रहा है। देखो 2 + 7 + 0 बराबर 9। अब दूसरे इस वाले में देखता हूँ 1 + 3 + 1, अगर ये भी आ गया तो इसका मतलब सीरीज फॉलो कर रही है। 1 + 3 + 1 5, ये देखो 5 के बराबर आ रहा है। ये वाला देखता हूँ 2 + 5 + 1, यानी कि 2 + 5 + 1, अगर ये 8 के बराबर आ गया तो ये फॉलो कर रही है। 5 + 2 7, 7 + 1 8। अब इस वाले को देखते हैं, अगर ये भी हो गया 8 + 3 + 1, 8 + 3 + 1, 8 3 11 और 1 12, ये आ रहा है 12। गलत हो गया ये, क्योंकि आना चाहिए कितना 4, फर्स्ट के 3 को जोड़ के 4 आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट के 3 को जोड़ के कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो मतलब ये जो पहला वाला है ना ये फॉलो नहीं कर रहा सीरीज को, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ये तो अलग हो जाएगा औरों से। बाकी सब में क्या हो रहा था फर्स्ट के 3 नंबर को जोड़ के लास्ट डिजिट आ रही थी, लेकिन इस वाले में फर्स्ट के 3 डिजिट को जोड़ के लास्ट की 3 डिजिट नहीं आ रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना आपका वो सिलोगिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, न्याय निगमन से। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसके कंक्लूजन्स दे रखे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसके कंक्लूजन जो है वो देखेंगे क्या फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो देखो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहला वो कह रहा है ऑथर्स आर लर्न पीपल, यानी कि लेखक ज्ञानी लोग होते हैं, यानी कि वो कह रहा है लेखक ज्ञानी लोग होते हैं। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाएंगे। लेखक जो होते हैं ना, ये लेखक हो गए,
लेखक क्या होते हैं कह रहा हो, ज्ञानी होते हैं। तो लेखक ज्ञानी होते हैं, तो लेखक क्या हो जाएंगे, ज्ञानी। तो लेखक अंदर आ जाएंगे और ज्ञानी क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। यानी कि जो लेखक हो जाएंगे ना वो क्या हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाते हैं। अब वो कह रहा है कुछ चिकित्सक लेखक होते हैं, यानी कुछ चिकित्सक, कुछ डॉक्टर्स वो लेखक होंगे, और तो कुछ कुछ पार्ट लेखक का और डॉक्टर्स का कनेक्ट कर देंगे। तो कुछ चिकित्सक लेखक होते हैं, तो कुछ लेखकों के साथ ऐड कर देंगे किसको, चिकित्सक को। ठीक है, तो दो उसने कथन दिए थे, तो दो कथनों को हमने बना लिया डायग्राम। लेखक ज्ञानी होते हैं, ठीक है, और कुछ चिकित्सक लेखक होते हैं। तो कुछ चिकित्सक और लेखक को दोनों को एक दूसरे में जोड़ दिया। ठीक है, अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं। पहला है कुछ चिकित्सक ज्ञानी लोग होते हैं, कुछ चिकित्सक ज्ञानी लोग होते हैं। तो कुछ चिकित्सक और ज्ञानी लोग अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। देखो ये चिकित्सक का गोला है और ये ज्ञानी के गोले को काट काट रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो इसका मतलब कुछ चिकित्सक ज्ञानी लोग होते हैं, बिल्कुल सही कथन है। यानी कि पहला वाला कथन क्या है, सही है। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा निष्कर्ष पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ ज्ञानी लोग चिकित्सक होते हैं। अब अगर कुछ ज्ञानी लोग चिकित्सक के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये देखो, ये ज्ञानी का गोला है और एक ज्ञानी का गोला क्या चिकित्सक के गोले के साथ कनेक्ट कर रहा है, बिल्कुल दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो कुछ ज्ञानी लोग चिकित्सक हैं, ये भी सही है। तो पहला भी फॉलो हो रहा है और दूसरा भी फॉलो हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बोथ 1 and 2 फॉलोज, यानी कि दोनों निष्कर्ष सही हैं, क्योंकि दोनों निष्कर्षों को जो कथन है वो फॉलो कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो डायग्राम है ना, चार ऑप्शनों में चार डायग्राम दे रखे हैं, कौन सा जो डायग्राम है, कौन सा चित्र है जो एक बेस्ट रिलेशन दे रहा है, मतलब बेस्ट संबंध दे रहा है, बेस्ट रिलेशन दे रहा है बिटवीन वुमेन, मदर्स एंड इंजीनियर्स, यानी कि महिलाओं, ठीक है, और माताओं और इंजीनियर्स के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो ठीक है, जितनी भी मदर्स होती हैं, डायग्राम बना लेंगे, जितनी भी मदर्स होती हैं, यानी कि मदर्स होती हैं, सारी की सारी क्या होती हैं, जो मम्मियाँ होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। क्या होती हैं, वुमेन होती हैं। यानी कि सारी की सारी जो मदर्स होती हैं, सारी जो मदर्स होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, महिलाओं के अंदर आती हैं। ठीक है, अब जो मदर्स हैं और वुमेन हैं, दोनों इंजीनियर बन सकती है, नहीं बन सकती, बिल्कुल दोनों इंजीनियर हो सकती हैं, क्योंकि माताएं भी इंजीनियर हो सकती हैं और महिलाएं भी इंजीनियर हो सकती हैं। तो ये दोनों इंजीनियर्स हो सकते हैं। तो इंजीनियर वाला जो गोला होगा ना वो दोनों को रिलेट करेगा। तो इंजीनियर वाला गोला दोनों के साथ कनेक्ट होगा, तो इंजीनियर वाला गोला दोनों के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम हो जाएगा। अब देखिए ये डायग्राम कौन से ऑप्शन को फॉलो करता है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक फिगर दी हुई है और उसमें कुछ रिप्रेजेंट कर रखा है, जैसे कि कुछ स्टूडेंटों को एक फिगर में रिप्रेजेंट कर रखा है, एक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रखा है और सिंगर्स को रिप्रेजेंट कर रखा है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें ऑब्जर्व करना है
तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन बोला है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, यानी कि फिगर को ऑब्जर्व कीजिए और विच पार्ट रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु आर सिंगर्स बट नॉट एक्टर्स। ये कह रहा है और फिगर के ऐसे पार्ट को आप सेलेक्ट कीजिए जिसमें स्टूडेंट हैं जो सिंगिंग करते हैं बट वो एक्टर नहीं है। यानी हमने ऐसा पार्ट देखना है कि स्टूडेंट हैं जो संगीतकार हैं परंतु एक्टर नहीं है। तो देखते हैं, हमें एक डायग्राम दे रखी है, रेक्टेंगल दे रखे हैं। तो देखो ये पहला डायग्राम दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है स्टूडेंट्स का, यानी कि इसके अंदर जितने लोग कवर होंगे वो स्टूडेंट होंगे, ठीक है। और ये दूसरी डायग्राम दे रखी हुई है, दूसरा चित्र दे रखा है, ये दे रखा है एक्टर्स का, यानी कि इसके अंदर जितने भी आएंगे वो एक्टर्स तो होंगे होंगे। प्लस ये वाला डायग्राम दे रखा है आपको सिंगर्स का, यानी कि इसके अंदर जितने लोग होंगे वो सिंगर्स तो होंगे होंगे। लेकिन हमें अब ऐसा डायग्राम, ऐसा प्लेस ढूंढना है, इस डायग्राम में ऐसी जगह ढूंढनी है जहां स्टूडेंट हैं और वो संगीतकार हैं परंतु वह एक्टर नहीं है। तो देखिए इस डायग्राम में अगर मैं चलूं, इस डायग्राम में देखिए ये वाला केस जो है, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टर्स भी हैं सिंगर्स भी हैं, है ना, ये वो वाला केस है। अब अगर हम देखें इस वाले केस को, देखो इस वाले केस को, ये हमें स्टूडेंट देखना है। देखो इस वाले केस में जो इस डायग्राम के अंदर आएंगे वो स्टूडेंट होंगे, तो ये स्टूडेंट तो है ही हैं। प्लस देखो ये ब्लॉक सिंगर्स की भी है, तो इसका मतलब ये सिंगर्स भी है, यानी कि जो हमारा डी पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट है, ये स्टूडेंट प्लस सिंगर्स का पार्ट है। अगर ये वाला पार्ट ले लेंगे तो ये तो सिंगर्स, एक्टर्स और स्टूडेंट का हो जाएगा। लेकिन ये पार्ट जो होगा हमारा, ये किसका होगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट है हमारा ऐसे स्टूडेंट जो सिंगर्स हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। धन्यवाद। तो अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन जो है आपका वो रैंकिंग एंड ऑर्डर से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है मेगा रैंक्स 21st इन अ क्लास ऑफ 51 स्टूडेंट। वो कह रहा है एक क्लास है जिसमें 51 बच्चे बैठे हैं और बिल्कुल रैंक वाइज बैठे हैं, एक के पीछे एक बैठा है, ऐसा कह रहा है, एक रैंक है, ठीक है। तो 51 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, बिल्कुल एक रैंक में। और अगर बात करें मेघा की, तो उसने कहा मेघा का जो रैंक है ना वो 21वां नंबर है, यानी कि मेघा जो उस रैंक में बैठी है वो कौन से नंबर पे बैठी है, 21वें नंबर पे बैठी है। अगर बात करें तो मेघा का रैंक अगर 21वां है तो मेघा 21वें नंबर पे बैठी है, मतलब मेघा को अपनी पोजीशन के साथ टोटल कितने बच्चे बैठे हैं वहां तक, 21वें नंबर तक 21 बच्चे। और क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 51 बच्चे हैं। 51 बच्चों में से 21 बच्चे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा मेघा के इस तरफ कितने बच्चे बैठे। तो 51 में से 21 माइनस करते हैं तो इसका मतलब इस तरफ दाईं तरफ कितने बच्चे बैठे हैं, 30 बच्चे बैठे हैं। अब आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द लास्ट, यानी कि लास्ट से उसकी रैंक कितनी है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लास्ट से देखो इधर को मेघा यहाँ पे बैठी है और मेघा के इधर को 30 बच्चे बैठे हैं, 30 के बाद मेघा का नंबर है, यानी कि 30 + 1, यानी कि मेघा इस तरफ से 30 + 1 कौन से नंबर पे बैठी है, 31वें नंबर पे बैठी है, क्योंकि इस तरफ को 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे इस तरफ को हैं, तो 30 + 1 मेघा की तरफ आएंगे तो कितना हो जाएगा, 31, यानी कि मेघा लास्ट छोर से 31वें नंबर पे बैठी है, तो 31 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, कैसे किसको बिठाना है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो A, P, R, X, S और Z, ठीक है, यानी कि 6 लोग हैं, आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे हैं, यानी कि एक कतार में बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, S and Z आर इन द सेंटर, यानी कि S और Z जो है ना वो बीच में बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, पूरी लाइन के बीच में बैठे हैं। तो S और S यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, Z यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी होने, यानी कि अभी Z और S बीच में तो है लेकिन पता नहीं है कौन किस तरफ बैठा है। तो यहाँ पे S भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, यहाँ पे भी Z भी हो सकता है, S भी हो सकता है। दोनों को बीच में बिठा दिया, मतलब ये दोनों बीच में हो गए, अब इनके बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है।
ठीक है, दोनों बीच में है। आगे बढ़ते हैं, ए एंड पी आर एट द एंड्स, यानी ए और पी जो है ना बिल्कुल कोने में बैठे हैं। ए एंड पी आर एट द एंड्स, ए और पी कोने में बैठे हैं, यानी कि ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है और पी यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कौन किस छोर पे बैठा है, बस दोनों लेकिन कोने पे बैठे हैं, यानी कि ये दोनों कोने पे बैठे हैं, ये दोनों रहेंगे इधर पे। ठीक है, अब जो लोग आने हैं ना बचे हुए वो इनके बीच में आएंगे। ठीक है, अब जो लोग हैं वो या तो यहाँ आएंगे या तो यहाँ आएंगे, या एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में भी कोई नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों बीच में बैठे हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं, आर इज सिटिंग जस्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि जो आर है ना वो ए के लेफ्ट में बैठा है। देखो अगर ए यहाँ बैठेगा तो ये तो छोर है, इसके लेफ्ट में कोई नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ए यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ए ने यहाँ होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ए के बाएं तरफ बिठाना है तो ए के बाएं तरफ तब बिठा सकते हैं जब ए यहाँ पे होगा। ए यहाँ होगा तो इसका मतलब पी यहाँ नहीं होगा। तो इससे हमें ये पता चल गया ए और पी की पक्की पोजीशन। तो ए के जस्ट बगल में कौन बैठा है, वो कह रहा है आर इज सिटिंग जस्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि ए के जस्ट बगल में कौन बैठा है, आर। ठीक है, अब जो बचा हुआ बंदा है, अब जो बचा हुआ बंदा है वो कौन है, एक्स। अब एक्स कहाँ बैठेगा, एक्स के लिए एक ही जगह बची है अभी, ये एक्स को यहाँ बिठाना पड़ेगा। क्यों, यहाँ तो बिठा नहीं सकते क्योंकि ये दोनों बीच में है ना, ये दोनों बीच में हैं, तो अगर इन दोनों को बीच में रखना है तो एक जगह यहाँ होगी एक जगह यहाँ होगी, तो आर यहाँ बैठ गया ए के बगल में, तो एक्स यहाँ बैठा हुआ, क्योंकि एक जो जगह बची है ना बैठने की वो यहीं बची। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, देन हु इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ पी, यानी कि पी के दाईं तरफ कौन बैठा है। अब देख लो पी के दाईं तरफ कौन बैठा है, आपका पी के दाएं तरफ कौन बैठा है, एक्स बैठा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन भी सिटिंग से रिलेटेड है। वो कह रहा है 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ लैडर, यानी कि 5 लड़कियां एक सीढ़ी में बैठी हैं, यानी कि सीढ़ी में ऐसे बैठी होंगी। ठीक है, ये सीढ़ी हो गई ऊपर से नीचे की तरफ, तो सीढ़ी में बैठी है 5 लड़कियां। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे, सरला इज अबव चित्रा, यानी कि सरला जो है ना, सबसे पहले उसने सरला की बात करी कि जो सरला है वो किससे ऊपर है, किससे ऊपर है, चित्रा से, यानी कि सरला इज अबव चित्रा, तो सरला जो है वो चित्रा से क्या है, ऊपर है। ठीक है, बट बिलो डेजी, यानी कि डेजी से नीचे है। सरला जो है चित्रा से तो ऊपर है, चित्रा से तो ऊपर है, लेकिन जो डेजी है डेजी से नीचे है, यानी कि सरला जो है डेजी से नीचे है। ठीक है, सरला डेजी से नीचे है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं, विम्मी इज बिटवीन सरला एंड चित्रा, यानी कि विम्मी जो है सरला और चित्रा के बीच में, सरला ठीक है, और चित्रा के बीच में कौन है, विम्मी, तो इन दोनों के बीच में कौन हो जाएगी, विम्मी। उसने बोला कि विम्मी इज बिटवीन सरला एंड चित्रा, यानी कि सरला और चित्रा के बीच में किसको रख देंगे, विम्मी को रख देंगे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, डेजी इज बिटवीन अनु एंड सरला, यानी कि जो डेजी है वो अनु और सरला के बीच में है, यानी कि डेजी यहाँ है सरला यहाँ है, तो अनु ने ऊपर जाना पड़ेगा तब डेजी बीच में हो जाएगी, यानी कि लास्ट लाइन बोली डेजी इज बिटवीन अनु एंड सरला। अब सरला यहाँ पे बैठी है, अनु यहाँ बैठेगी, तभी तो डेजी बीच में हो पाएगी ना। ठीक है, तो हमने पांचों को बिठा दिया अपनी पोजीशन में। अब हु इज सिटिंग ऑन टॉप इट द लैडर, यानी कि सबसे टॉप में कौन बैठा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे टॉप में कौन बैठी है, अनु। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन से घबरा नहीं है, आसानी से करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे। वो कह रहा है, अ लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी, यानी कि जो लाइन ए है ना वो परपेंडिकुलर है लाइन बी के। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब उसके लंबवत। ठीक है, तो लाइन ए है,
ये लाइन ए बोल दी मैंने, ठीक है, एक लाइन बना दी ए, और वो लाइन बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये देखो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ऐसे बनाते हैं, लाइन बी बना दी, इसके लंबवत बना दी, लंबवत मतलब 90 डिग्री के एंगल में बना दी, ठीक है। तो ये लंबवत हो गई लाइन बी। एंड पैरेलल टू लाइन सी, यानी कि ए जो है ना, वो क्वेश्चन कह रहा है ए लाइन जो है वो बी के तो परपेंडिकुलर है, लंबवत है, और सी के पैरेलल है, यानी कि सी के समानांतर है। तो जो ए है ना वो सी के समानांतर है, तो यहाँ बना देता हूँ सी। समानांतर मतलब एक दूसरे से बराबर दूरी पे समानांतर, ठीक है। तो समानांतर बना दिया। अब वो कह रहा है लाइन डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन ई एंड एफ। अब डी ई एफ की बात करी, अब हमने जो डायग्राम बनाई ना उससे रिलेट नहीं कर रही है डी एफ, तो अभी रुक जाते हैं, इस वाली लाइन को रोक देते हैं, अभी इस वाली लाइन को रोक के चलते हैं, ठीक है। अगली लाइन पढ़ते हैं, लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन ई, यानी कि जो लाइन ए है ना ये परपेंडिकुलर है किसके, ई के, तो इसके परपेंडिकुलर बना देते हैं, किसको, ई को, ठीक है। लाइन ई को परपेंडिकुलर बना दिया, लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन, लाइन ई को इसके परपेंडिकुलर बना दिया। अब जो लाइन छोड़ी थी ना उसको पढ़ते हैं, लाइन डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन ई एंड एफ, यानी कि जो डी है ना वो ई एंड एफ के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये डी बना देंगे, डी को परपेंडिकुलर बना देंगे, अगर ई यहाँ है तो डी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये सीधी है तो ये इसके लंबवत बनाई जाएगी, तो डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ई, यानी कि डी जो हो गया इसके परपेंडिकुलर हो गया ई के, एंड एफ, यानी कि डी एफ के भी परपेंडिकुलर है, तो डी के परपेंडिकुलर एफ भी बना दी, तो डी के परपेंडिकुलर एफ भी बना दी, तो हमारी डायग्राम हो गई तैयार। अब हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखो पहला ऑप्शन, ए डी एंड सी आर पैरेलल, वो कह रहा है ए डी एंड सी, ये देखो ए डी एंड सी क्या ये पैरेलल, हाँ बिल्कुल, ये देखो डी ए के समानांतर है और ए सी के समानांतर है, यानी कि ए डी और सी जो है वो क्या है, समानांतर है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो गया, पहला स्टेटमेंट ही हमारा सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन जो है रीजनिंग का वो आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखते हैं सीरीज क्या बोलती है। अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर हम देखें, हमें 4 टर्म्स दिए हुए हैं, इनमें देखेंगे क्या कोई रिलेशन बनता है नहीं बनता। सबसे पहले इसमें पहले अल्फ़ाबेट को देखो वाई, और इसके पहले को देखो, फिर इसके पहले को और इसके पहले को ट्राई करो क्या कोई रिलेशन बनता है। देखो अगर वाई और डब्लू के रिलेशनशिप बात करें तो वाई से डब्लू कितना कम है, 2, और डब्लू से यू कितना कम है, 2 कम है, और u से s कितना कम है, 2 कम है। तो जो हमारा अगला जो हमने आंसर निकालना होगा वो भी कितना कम होगा, 2 कम होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले रिलेशन को देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर बात करें ई के बाद क्या आता है, f, तो +1, f के बाद gh +2, फिर h और k +3, तो यहाँ पे हो जाएगा अगला +4। करके देखते हैं, अगर 2 ही टर्म में हमारा ऑप्शन मैच हो जाएगा तो हमें तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट वाले में 2 कम हुए, तो s से 2 कम कितना हो जाएगा आपका, s में 2 कम करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, q आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड टर्म्स में चलते हैं, ये e +1 +2 +3 +4 करना है हमने। अगर हम k में 4 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, k में 4 जोड़ के आपका o आ जाएगा, k में 4 जोड़ देंगे तो o आ जाएगा आपका। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो QGL QOL TOL SNL QOL, तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है अगर 2 में आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा QOL। अगला क्वेश्चन कर, अगले क्वेश्चन में भी मुझे अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर रीजन को कोट किया जाता है 5 से और बिलीव्ड को कोट किया जाता है 7 से, तो गवर्नमेंट को किससे कोट किया जाएगा।
तो सबसे पहले देखो, रीजन के अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को ऐड करें ना, तो यहाँ पे दे रखा है बहुत ही मिनिमम नंबर दे रखा है, तो इससे बन नहीं पाएगा। और यहाँ बिलीव्ड अगर देखें तो बहुत छोटा नंबर दिया है, बन नहीं पाएगा। तो देखो मेरे हिसाब से इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन, रीजन के हम गिन लेते हैं कितने अल्फ़ाबेट हैं रीजन में। 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फ़ाबेट हैं। और कोड कितना किया है, 5। तो मेरे हिसाब से 6 में से 1 कम किया होगा इन्होंने और इसको बना दिया होगा 5। ठीक है। अब देखो बिलीव्ड में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें भी मेरे को लग रहा है 8 अल्फ़ाबेट हैं, इसमें से 1 कम कर दिया, कितने हो गए, 7। तो इसका मतलब सीरीज फॉलो हो रही है, जितने अल्फ़ाबेट हैं उसमें से 1 नंबर कम कर देना है। तो हम गवर्नमेंट में भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट में देखते हैं कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि गवर्नमेंट में 10 अल्फ़ाबेट हैं। 10 में से हम वही सीरीज आगे चलाएंगे, 10 में से 1 कम कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 9। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बड़े आसान से क्वेश्चन दिए हैं उत्तराखंड की रीजनिंग में। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी अल्फ़ाबेटिकल से रिलेटेड लग रहा है। सबसे पहले उसने बोला है जियो गो। जियो गो, गो को कोड किया है किससे, 32 से। SHEC इसको कोड किया है 49 से। तो हमें निकालना है SOME, सम। सम को किससे कोड किया है। सबसे पहले देखो, अगर इसमें बात करूँ ना मैं, सबसे पहले जब भी थोड़ा बड़े नंबर आते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में क्या करते हैं कि वो जो अल्फ़ाबेटिकल के नंबर होते हैं ना, किस नंबर पे ABCDEF वेरी करते हैं, या तो वो उनको ऐड करते हैं। अगर उनको ऐड नहीं किया होता तो वो क्या करते हैं, सीरीज को उल्टा करके ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही ट्राई करते हैं। देखो जी का नंबर क्या होता है, अगर बात करूँ तो जी का नंबर, ऑर्डर नंबर क्या होता है, 7 होता है। जी का वैसे नंबर क्या होता है, नॉर्मली 7 होता है। और ओ का कितना होता है, 15 नंबर पे ओ आता है। अगर इन दोनों को ऐड करूं, क्या 32 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो एक बार ट्राई कर लो अपोजिट करके, यानी कि जेड से काउंटिंग करेंगे कि जेड, अगर जेड से काउंट करें तो जी कौन से नंबर पे आएगा, और जेड से काउंट करें तो ओ कितने नंबर पे आएगा। अगर आप जेड से काउंट करेंगे ना जी को, जेड की तरफ से उल्टा इसका नंबर पता करेंगे जी का, तो जेड से अगर गिनेंगे किसको, जी को, तो जी कौन से नंबर पे आएगा, 20वें नंबर पे। ठीक है, और अगर ओ की काउंटिंग करेंगे अपोजिट, तो ओ कौन से नंबर पे आएगा आपका, 12वें नंबर पे। अगर उल्टी काउंटिंग करेंगे, जेड से अगर इनकी काउंटिंग करेंगे तो क्या 20 + 12 32 होता है, बिल्कुल होता है। तो ये फॉलो कर रहा है इसे। अगर सी भी ऐसे ही फॉलो करेगा तो फिर हम ऐसे ही आंसर निकालेंगे, ऐसे ही सीरीज को आगे बढ़ेंगे। देखो एस का नंबर क्या होता है अपोजिट से, बताइए एस का नंबर क्या होता है अपोजिट से। एस का नंबर होता है 8, अगर उल्टी तरफ से देखेंगे तो। एच का नंबर क्या होता है, एच का नंबर होता है आपका क्या, 19 होता है, उल्टी तरफ से, जेड की तरफ से। और ई का नंबर क्या होता है आपका, अगर अपोजिट तरफ से देखेंगे तो 22 होता है। अगर इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, क्या 49 आ रहा है, बिल्कुल इन तीनों को ऐड करने 49 आ रहा है। तो ऐसे ही सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अब एस का देखो कि उल्टी साइड से नंबर क्या होता है एस का, एस का उल्टी साइड से नंबर हो जाएगा 8, ओ का उल्टी साइड से नंबर हो जाएगा 12, और एम का उल्टी साइड से नंबर हो जाएगा 14, और ई का उल्टी साइड से नंबर हो जाएगा आपका 22। ऐड करते हैं, 8 + 12 कितना हो जाएगा, 20, 20 + 14 आपका हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा आपका 34, 34 + 22 आपका कितना हो जाएगा 56। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये भी उत्तराखंड के पेपर में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप आगे जो पेपर आने वाला है 2023 का, ये RO का, उसमें अच्छी से तैयारी कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कूट भाषा में 253 को, वो कह रहा है 253 को किसी कूट भाषा में बुक्स आर ओल्ड लिखा गया है, यानी कि 253 को बुक्स आर ओल्ड लिखा गया है।
546 को मैन इज ओल्ड लिखा गया है, और 378 को बाय गुड बुक्स लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कॉमन नंबर देखने की या कॉमन वर्ड देखने की। तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड में देखता हूँ, फर्स्ट और सेकंड वाली रो में देखता हूँ, इन दोनों में कॉमन क्या है? 5। कॉमन क्या है? 5। ठीक है, इन दोनों में 5 कॉमन है। और अगर इन दोनों की रो को देखता हूँ जिसमें वर्ड्स लिखे हैं, तो इनमें क्या कॉमन है? ओल्ड। तो 5 का कोड क्या हो जाएगा? ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक। क्या दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। क्या पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है? हाँ बिल्कुल, 3 कॉमन है। 3 कॉमन है। तो इसका मतलब अगर 3 कॉमन है ना, कोई वर्ड भी कॉमन होगा। तो कौन सा वर्ड कॉमन है? देखो, बुक्स। बुक्स थर्ड वाली रो में कॉमन है और फर्स्ट वाली रो में कॉमन है, तो बुक्स कॉमन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, बाकी और कोई चीजें कॉमन नहीं है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछेगा? देन द कोड फॉर आर, यानी आर का कोड क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है आर का कोड क्या होगा। अब देखो, आर कौन सी लाइन पे? पहली लाइन पे। ये देखो, बुक का कोड क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, ओल्ड का कोड क्या हो गया? 5 हो गया। जो बचा वो किसका कोड हो जाएगा? आर का। तो यहाँ क्या बचा? 2, और यहाँ क्या बचा? आर। तो 2 का कोड क्या हो गया आपका? आर, यानी कि 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, यानी कि इसको तार्किक क्रम में लिखिए, यानी कि क्रम में लिखना है आपको। देखो, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, हर कोई इसका कॉमन सेंस लगा देता है। देखो, पहले इंग्लिश में देखते हैं। लॉक, डोर, की, स्विच ऑन और रूम, यानी कि ताला, दरवाजा, चाबी, स्विच खोलना, कमरा। सबसे पहले देख, आप अगर कहीं गए हो, आप घर आओगे, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? चाबी चाहिए, क्योंकि आपके पास चाबी होगी। आप उसको कहाँ लगाओगे? ताले में। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? चाबी, क्योंकि सबसे पहले आपको चाबी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आप चाबी को कहाँ लगाओगे? ताले में। ठीक है, तो उसके बाद ताला चाहिए। ठीक है, ताला खोलने के बाद क्या खोलोगे? दरवाजा खोलोगे, तो तीसरे नंबर पे दरवाजा हो जाएगा। दरवाजे के बाद क्या खोलोगे? कमरा खुलेगा, तो चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा? कमरा हो जाएगा। और कमरे में घुसने के बाद क्या खोलोगे? स्विच, तो 5वें नंबर पे क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगा। यानी कि पहले नंबर पे क्या आएगी? आपकी चाबी। अब देखो, चाबी, चाबी कहाँ पे है? यहाँ पे, यानी कि 3। तो सबसे पहले हो जाएगा 3। ठीक है, पहले नंबर पे चाबी। दूसरे नंबर पे क्या खोलोगे? ताला, यानी कि 1। ताले के बाद दरवाजा, डोर, यानी कि 2। दरवाजे के बाद क्या खोलोगे? कमरा। कमरा कितने में नंबर पे है? 5। 5। उसके बाद क्या करोगे? स्विच ऑन करोगे, यानी कि लाइट वगैरह स्विच ऑन करोगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कुछ डायग्राम की सीरीज दे रखी है, और उस आपको बताना है कि जो लास्ट में होगा ऑप्शन में कौन सी सीरीज सही है। यानी कि पहला देखें तो देखो, ये गोला है। ये फर्स्ट डायग्राम ये है हमारा। इस डायग्राम में एक गोला, जो ब्लैक कलर का गोला है आपका, वो यहाँ है। उसके बाद इसको देखो, ये कहाँ चला गया? जंप करके इधर, इधर चला गया। ठीक है, फिर यहाँ से, ठीक है, इधर चला गया। सबसे पहले यहाँ था, यहाँ से लेफ्ट साइड में चला गया, यहाँ आ गया। अगली डायग्राम में यहाँ आ गया। यहाँ से कहाँ चला गया? ये ऊपर चला गया। देखो यहाँ कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। ठीक है, फिर कहाँ चला गया? यहाँ राइट साइड में चला जाएगा। तो अब कहाँ जाएगा? ये वाली पोजीशन में आएगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। पहले यहाँ आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से राइट साइड आ गया। तो अब यहाँ से कहाँ आएगा? नीचे आएगा। देखो, फर्स्ट वाले डायग्राम में इसके आगे कोई बॉर्डर नहीं था, अगले वाले में बॉर्डर लग गया, फिर अगले वाले में बॉर्डर हट गया, फिर अगले वाले में बॉर्डर लग गया। तो अब जब ये यहाँ पे आएगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा? बॉर्डर हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले तो हमारा आंसर वो होगा
जहाँ पे ये गोला यहाँ पे होगा। तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में तो अलग ही पोजीशन पे और बॉर्डर भी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, गलत हो गया, यानी गोला यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, प्लस को देखो, प्लस कहाँ गया, प्लस पहले यहाँ पे था, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। अब ये प्लस यहाँ से कहाँ चले जाएगा, यहाँ चला जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कौन से डायग्राम में प्लस यहाँ पे है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो माइनस है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही होगा, क्योंकि गोला यहाँ पे है और प्लस यहाँ पे है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, यानी कि डायरेक्शन की बात कर रहा है। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन का डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गई आपकी ईस्ट, ये वेस्ट, ये हो गई आपकी नॉर्थ और ये साउथ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, वो कह रहा है अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी कि हमने जो फेस कर रखा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर रखा है, और आप 10 मीटर आगे जाते हैं, यानी कि हमने नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करा है और हम 10 मीटर गए, तो हम 10 मीटर आगे चले गए नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच जाएंगे ना, तो वो नॉर्थ ईस्ट होगा, तो नॉर्थ ईस्ट के हम बीचों बीच गए। उसके बाद वो कह रहा है और आप टर्न लेफ्ट एंड मूव 7.5, फिर आपने लेफ्ट मुड़ना है। अब हम यहाँ पे से जब लेफ्ट मुड़ेंगे ना, बिल्कुल इसके लेफ्ट यहाँ से मुड़ेंगे और बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम मुड़ते हैं लेफ्ट के लिए हमेशा। तो यहाँ से हम लेफ्ट गए और यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, और 7.5 मीटर मान लो यहाँ पे पहुँच गए, 7.5 मीटर हमें पहुँच गए। बिल्कुल 90 की डिग्री में लेफ्ट मुड़ेंगे, बिल्कुल जहाँ से लेफ्ट होगा, तो 7.5 मीटर यहाँ पे पहुँच गए। अब ये आपके परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूस, या इसको कर्ण बोलते हैं, और ये दोनों हो जाएंगे, एक हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर और एक बेस। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस अगर निकालना है तो अंडररूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 10.100। ठीक है, और 75 का स्क्वायर कर दोगे, यानी कि 7.5, फिर उसमें पॉइंट लगा देना। 75 का अगर स्क्वायर करोगे आप, तो आपका 75 का स्क्वायर आ जाएगा 5625। अब देखो 75 में जो है ये 7.5 है, पॉइंट एक प्लेस बाद है, तो स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगी, तो पॉइंट 2 प्लेस बाद आपका लग जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 156.25। स्क्वायर रूट आपने निकालना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो इसका स्क्वायर रूट होता है वो होता है आपका 12.5। ठीक है, तो 12.5 आपका हो जाएगा कि यहाँ पे 12.5 की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अब ऑप्शन देखेंगे, 12.5 मीटर साउथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से क्या वो साउथ में नहीं, वो इनिशियल पोजीशन से कहाँ है, नॉर्थ में। तो ऑप्शन वो वाला देखो जिसमें नॉर्थ लिखा है, तो इनिशियल नॉर्थ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, यानी कि ऑप्शन ये है नॉर्थ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। ये ईस्ट कह रहा है, ये साउथ कह रहा है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। ये नॉर्थ कह रहा है और हमारा डिस्टेंस कितनी आ रही है 12.5, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करते हैं रीजनिंग का। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी डेज विल बी देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। वो कह रहा है एक्स वीक्स एंड मतलब होता है प्लस एक्स डेज में कितने टोटल कितने नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है हाउ मैनी डेज विल बी देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ था और काफ़ी लोग कन्फ्यूज हुए थे इसमें। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 में काफ़ी लोग कन्फ्यूज हुए थे। कन्फ्यूज होने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, वो कितने डे निकालने, वो कह रहा है डे निकालो, हाउ मेनी डेज इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। ठीक है, तो एक्स वीक, सबसे पहले वीक्स को डेज में चेंज करो, वीक्स को डेज में
चेंज करने के लिए आपको 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो वीक्स को डेज में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये डेज में बदल जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स डेज तो एक्स डेज ही रहेगा क्योंकि आंसर डेज में निकालना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7x प्लस एक्स यानी कि 8x डेज, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8x डेज। काफ़ी लोग छोड़ के आए थे इस क्वेश्चन को, बहुत कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। x वीक्स एंड x डेज मतलब है x वीक्स प्लस x डेज, और वीक्स को डेज में बदलो, तो वीक्स को डेज में बदलने के लिए 7 की मल्टीप्लाई, तो ये 7x डेज प्लस x डेज इक्वल टू 8x हमारा क्या हो जाएगा आंसर। काफी आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द पेयर फ्रॉम द ऑप्शन दैट हैज द सेम रिलेशनशिप एज द ओरिजिनल पेयर ऑफ वर्ड्स। यानी कि वो क्वेश्चन कह रहा है ऐसा पेयर चुनो ऑप्शन में जो दिए गए पेयर से बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसको पढ़े यौन और बोर्डोम, यानी कि इसका मतलब है जमाई और निरस्ता। जमाई लेना, आप जमाई लेते हैं इसका मतलब आप क्या हो रहे हो बोर हो रहे हो, या बोर हो रहे हो तो इसका मतलब आप क्या ले रहे हो जमाई ले रहे हो, ठीक है। पागलपन, पहला ऑप्शन देखो पागलपन और गुस्सा। देखो पागलपन और गुस्सा ऐसे कनेक्ट नहीं है। पागलपन है, कोई पागलपन कर रहा है तो जरूरी नहीं है गुस्सा करेगा, पागलपन में और चीजें भी की जाती हैं, ठीक है। दूसरा स्वप्न और नींद, जरूरी नहीं है कि हर किसी को नींद में सपने आएंगे, तो ये भी उससे मिलता जुलता नहीं है और ये भी उससे मिलता जुलता नहीं है। बेचैनी और विद्रोह, जरूरी नहीं है कि बेचैनी हो रही है तो विद्रोह करेगा ही करेगा बंदा, कुछ और भी कर सकता है, ठीक है, ये भी नहीं है। अब कोई बंदा मनोरंजन कर रहा है, मनोरंजन में मुस्काता भी है या मुस्कान आ रही है, तो इसका मतलब मनोरंजन हो रहा है। तो जबाई और निरस्ता जो है वो किससे मैच करती है, मुस्कान और मनोरंजन से, ठीक है। क्योंकि मनोरंजन होता है इंसान का तो इंसान हंसता है मुस्कुराता है, ठीक है, और इंसान बोर होता है तो जबाई लेता है, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरे विचार से, अगला क्वेश्चन करते हैं। मेरे विचार से जो 23 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग का, उसका लास्ट क्वेश्चन है जो क्लॉक चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्लॉक चैप्टर से रिलेटेड है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक 3 minutes अपार्ट। यानी कि वो कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच जो हैंड्स ऑफ क्लॉक है, हैंड्स ऑफ क्लॉक जो मेनली होता है ना घंटे और मिनट की सुई, वो एक दूसरे से 3 मिनट की दूरी पर होंगे, ठीक है, 3 मिनट की दूरी पर होंगे। तो देखो इसको अगर करना है, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला भी होता है। अगर आप फॉर्मूला से नहीं करना चाहते तो डायग्राम से भी कर सकते हो। तो पहले तो देखो मैं आपको फॉर्मूले से कराता हूं। तो सबसे पहले अगर बात करें, घड़ी की सुई जो है ना 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ये आपको याद करना पड़ेगा, जब हम इस चैप्टर को कराएंगे तब आपको डीप में समझाएंगे। 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है। हमें 3 मिनट की दूरी के लिए आंसर निकालना है। 3 मिनट की दूरी में कब होंगे, तो 1 मिनट में 6, तो 3 मिनट में कितना हो जाएगा आपका 18 डिग्री का एंगल। 3 मिनट में कितना हो जाएगा आपका 18 डिग्री का एंगल। अब देखिए हमें अगर निकालना है कितने टाइम में ऐसा होगा, तो देखो सबसे पहले इस चैप्टर का एक मेन फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। यानी कि h मतलब जहाँ पे से टाइम स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो आ जाएगा, m मतलब मिनट हो जाएंगे, और थीटा मतलब आपका एंगल हो जाएगा। तो थीटा आपका एंगल आपको पता है, 3 मिनट की बात हो रही है, 3 मिनट में 18 डिग्री का एंगल बनेगा। तो थीटा हो जाएगा आपका 18, ये 30 का 30 रहेगा। 5 o'clock से कहानी शुरू हुई है, तो h की जगह हो जाएगा 5, ठीक है, माइनस 11/2m, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब 11/2
2m को इस तरफ ले जा लेता हूँ, 11/2m इस तरफ आ गया, ये हो जाएगा 5 तियाँ 15, 150 माइनस 18 इसके साथ आके माइनस हो जाएगा, 18 इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/2m इक्वल टू 150 में से आप ये घटाओगे 18, तो ये हो जाएगा 132। ठीक है, 11 से इसको कट कर दूंगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 मिनट। यानी कि 5 बजे से कहानी शुरू हुई और कितने मिनट लगने वाले हैं, 24। तो आपका आंसर हो जाएगा 5:24 मिनट। कितना हो जाएगा आपका, 5:24 मिनट। अगर डायग्राम से समझना चाहते हो तो डायग्राम से समझना